हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये सुनकर के बहुत ताज्जुब हुआ होगा आपको कि स्पेशल सेशन में आजकल फिलर्स के एपिसोड लाए जा रहे हैं और उसकी शुरुआत इस तरीके से व्हाइट बोर्ड के साथ नहीं की जाती है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है? जी हाँ, आप ठीक ही समझ रहे हैं। स्पेशल सेशन में एक नए चैप्टर को एस्टेब्लिश करेंगे आज हम यहाँ पर, जैसा कि आपने पहले ही थंबनेल में पढ़ लिया है कि आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। चूंकि ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसीलिए इस क्लास में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आखिर होता क्या है, इसमें किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कितने पैटर्न्स हो सकते हैं और सवाल को सॉल्व करने के लिए किन किन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो इंग्लिश के सिलेबस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा सिलेबस है, क्लोज टेस्ट मेरा सिलेबस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मेरा सिलेबस है, फिलर्स, पैराफिलर्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरा सिलेबस है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ आपके सिलेबस में 4 चीजें आती है। द फर्स्ट वन इज रीडिंग, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन इज राइटिंग एंड द लास्ट वन इज स्पीकिंग। बस इतनी सी जानकारी अगर आपको है तो सवाल किसी भी तरह से पूछा जाएगा, आप उसको जरूर हल कर पाएंगे। और ठीक वही बात यहां पर भी लागू है। आज हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट को आपके सामने रखेंगे, तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि भाई इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपके ग्रामेटिकल नॉर्म्स अच्छे हैं, उस पर पकड़ आपकी अच्छी है, या फिर आपकी सेंटेंसेस को लेकर के समझदारी अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, तो आप बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आखिरकार है क्या और इसे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है क्या और इसमें कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर तरह के नॉर्म्स को आपके सामने रख पाऊं, बस मोटा मोटी मैं ये समझा दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, किस तरीके से आप आसानी से इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। वीडियो भगा भगा करके नहीं देखिएगा, वरना फिर सीख नहीं पाएंगे और शिकायत मन में रहेगी कि कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आप स्ट्रैटेजी को फॉलो जरूर करिए। देखिए, सबसे पहले जो बात मैं यहां पर आपको बता रहा हूं वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जरा देखिए, इस शब्द को अगर आप गौर करेंगे, इसका मतलब है कि सेंटेंस को इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने का मतलब है कि उसका पर्पस क्या हो सकता है। हो सकता है कि सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल नॉर्म्स गड़बड़ हो, कुछ भी ऐसा हो जो उसके मीनिंग को कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली अनफिट कर रहा हो, या फिर सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग देने में वो सेंटेंस या वो ग्रामेटिकल पैटर्न सक्षम नहीं हो। तो यहां पर क्या है कि आपको इस तरह के सवाल में एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा कुछ करना है जो कि सेंटेंस ग्रामेटिकली फिट हो जाए, मीनिंग सही आए। जैसा आप ठीक समझ रहे हैं, एरर स्पॉटिंग के सवाल में भी यही बात थी कि वहां पर आपको मार्क करने होते थे कि किस हिस्से में गड़बड़ी है। बच्चे यहां पर सवाल पहले देखिए, जैसे इसको दूसरे नाम से आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह के बुलाते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। कहीं ना कहीं मोटा मोटी दोनों एक ही जैसा दिखता है, एक ही जैसा होता है और एक ही जैसे पैटर्न से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेज रिप्लेस करने का मतलब है कि सेंटेंस के किसी एक हिस्से में एक सेंटेंस का जो पोर्शन होता है उसको बोल्ड कर दिया जाता है या फिर अंडरलाइन कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके से उसको पूरे जो पंक्ति होती है, पूरे जो लाइन होता है उसमें से वो अलग दिखता है और उस हिस्से के बदले में कहता है कि किस ऑप्शन से उसे रिप्लेस करे ताकि जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली भी फिट हो जाए और मीनिंग भी सही आ जाए। अब यहां पर अंतर क्या है? जैसे एरर के सवाल में, एक सवाल में ऐसे ही मुझे ध्यान में है कि मान लीजिए मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट none of them arrived yet। ये सवाल आपके पास है और यहां पर है नो एरर।
अब देखिए यहां क्या है कि इस तरह का ये आप सवाल बना चुके हैं, काफी सारे सेशंस इस पर मैंने कराए हैं। टाइम एंड टेंस में 8 असेसमेंट टेस्ट रहा है, जिसके सॉल्यूशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने ऑलरेडी आ चुका हूं, मैंने उसको करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको उससे काफी फायदा पहुंचा होगा। कोई भी विवाद है, मन में कोई सवाल है, आप नीचे लिख करके मुझे सूचित करेंगे तो मैं जल्द से जल्द उसका निदान भी लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या था कि ये सेक्शंस डिवाइड होते थे ए, बी, सी, डी और ई। देखिए बहुत सारे बच्चे सवाल के इन पैटर्न्स को और इस नाम को देख करके, जो कि कहीं ना कहीं एक हुआ क्रिएट किया हुआ है कि भाई इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इतनी चीजें पूछी जाती है, तो बच्चे को भी लगता है यार कितने पैटर्न्स मुझे पढ़ने हैं, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छूट गया। इन सब मिथ से बाहर निकलिए। इंग्लिश में बस 4 चीजें पढ़नी है, 4 चीजों की जानकारी, 4 चीजों पर पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज रीडिंग। आपकी इफिशियंसी अगर रीडिंग की अच्छी है तभी आप 20 मिनट में जो सवाल है आप उसे पढ़ पाएंगे। आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेनोग्राफर के लिए भी वहां पर जो है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले तो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सवाल ही नहीं पढ़ पाएंगे तो आंसर क्या करेंगे। सीजीएल की बात करूं तो वहां पर 200 नंबर की इंग्लिश होती है, वहां पर भी ये बहुत मायने रखता है। दूसरी बात है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अच्छी नहीं है, बेफजूल है। हिंदी के क्वेश्चंस को अगर ऐसे किसी सेंटेंस को लिख करके दिया जाए, ऐसे ही 4 हिस्से में बांट करके दिया जाए, क्या आप नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बनेगा आपसे, क्योंकि आपकी पकड़ हिंदी पर अच्छी है, आपकी समझदारी अच्छी है। आप ना ग्रामर के रूल हिंदी में कंसर्न करते हैं, ना उसको सोचते हैं, ना उसको सोचते हुए बोलते हैं, ना ही सवाल कोई बनाते हैं। जब भी कुछ लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि हिंदी में आप कुछ भी सोच करके नहीं, बस अपनी भावनाओं को रखते जाते हैं और आपको पता है कि कैसे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हिंदी की अच्छी है। उसी तरीके से अगर इंग्लिश की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर किसी रूल की जरूरत कहां पड़ेगी। कंसेप्चुअल नॉर्म्स आएंगे जो कि आपको पढ़ करके मैं सीखना है और मैं सिखा ही रहा हूं। उसके बाद यहां पर देखिए कि यहां बांटा हुआ है। उसके बाद तीसरी जो बात आती है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आता है तो वो आपकी जो है राइटिंग स्किल की जांच होती है उसकी, और बैंकिंग परीक्षाओं में बहुत जगहों पर ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपकी जो स्पीकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। बाद वाला 2 है, अगर वो थोड़ा बहुत कम भी होगा तो बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा जाता है। वैसे अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप बिल्कुल लिख भी सकते हैं, वो फिर कहीं से भी कुछ नहीं। और ये सब अच्छी है तो स्पीकिंग आ ही जाती है जब जरूरत पड़ती है। तो यहां पर देखिए कि इस तरह का सवाल दिया हुआ है। इसमें क्या होता था कि मुझे यह पता करना होता था कि यह हिस्सा गलत है, यह हिस्सा गलत है, यह हिस्सा गलत है या यह हिस्सा गलत है। तो मान लीजिए कि इसका जो आंसर है वो है डी। अब इसे यहां पर आपसे एग्जामिनेशन में यह नहीं पूछा जाता था कि गलती क्या है, आपको यह नहीं पूछा जाता था कि गलती क्या है। अब यहां पर क्या करेगा, इसी सवाल को जब हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तौर पर देखते तो कुछ नहीं है, पैनिक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये लगभग वैसा ही है। एरर स्पॉटिंग में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लीजिए या फ्रेज रिप्लेसमेंट में अंतर क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उससे ज्यादा कोई भी अंतर नहीं है। मान लीजिए कि यहां से इसको हटा दिया गया, मैंने कुछ नहीं किया है, जो सेंटेंस डिवाइड किया हुआ है उसको हमने यहां पर हटा दिया, एक सेंटेंस बना दिया। चूंकि इसमें एरर स्पॉटिंग के सवाल है नहीं तो नो एरर वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या करेगा कि इसी चीज को ऐसे करके यहां पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। और अब आपसे पूछेगा कि अंडरलाइन वाले हिस्से में, मतलब यह है कि यह आपको पहले से यह बता दे रहा है, एक चॉइस दे रहा है कि यह जो अंडरलाइन वाला हिस्सा है इसमें गड़बड़ी हो सकती है। जी हां, यह गड़बड़ी हो सकती है कि क्या करे कि वो सुधर जाए, नहीं भी हो सकती है। और इस तरीके से नीचे में आपको एक ऑप्शन देगा ए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है नन ऑफ देम, पहला ऑप्शन आपको दिया अराइव येट, बी दिया नन ऑफ देम हैज और हैव अराइव्ड येट, तीसरा ऑप्शन दिया नन ऑफ माई फ्रेंड्स अराइव येट, डी दिया कि none of them had arrived yet,
और जो पांचवा ऑप्शन दिया यहां पर, कहा कि नो करेक्शन और इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। या फिर कहेगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, फ्रेज रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट देगा। तो ये नाम के चक्कर में नहीं फंसिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि एरर से इसमें क्या अलग है, कुछ भी नहीं। एरर से अलग बस इतना ही है कि एरर में सिर्फ आपको यह पता करना होता था कि किस हिस्से में गड़बड़ी है। अब यहां पर यह पहले से बता दिया है कि गड़बड़ी कहां हो सकती है। उसको चाहे वो बोल्ड करके दे दे, या फिर उसको क्या करे कि वो जो है इटैलिक में दे दे, या फिर उसको अंडरलाइन करके दे दे। कैसे भी करके वो दे सकता है आपको। उस पंक्ति में वो दिख जाएगा कि या तो वो अंडरलाइंड हिस्से को रिप्लेस करना है, या वहां पर उसके लिए करेक्शन ढूंढना है, या फिर उसमें बोल्ड वाले हिस्से में जो है इंप्रूवमेंट या करेक्शन देखना है वहां पर और उसका आंसर ढूंढना है। अब मान लीजिए कि सबसे पहला जो ई नंबर ऑप्शन है, जब किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि हमारा उस सवाल में होता था कि जब कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं होती थी तो वो होता था नो एरर। उसी तरीके से यहां पर दिया गया सेंटेंस अगर सही है तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मेरा आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब है किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। यह हम देखेंगे। और अगर इसके अलावा मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत लगेगी तो चुनना होगा कि इसमें से इसमें से इसमें से या इसमें से इंप्रूवमेंट के तौर पर हम किसे रख सकते हैं, कौन सा हम इंप्रूव करें, किससे हम इस अंडरलाइन पोर्शन को रिप्लेस करें कि मेरा जो है वो सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली फिट भी हो जाए और मीनिंग भी ठीक ठीक आ जाए। तो यहां पर करेंगे क्या, जिस तरीके से हम एरर बनाने के लिए सारे ग्रामेटिकल नॉर्म्स को बारी बारी से देखते हुए आगे बढ़ते थे, उसी तरीके से इस सेंटेंस